अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर ये कवर किया था शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। इसमें काफ़ी डिटेल से मैंने आपको जो सेशनल 2 में एक काफ़ी लेंथी सा और ट्रिकी सा क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो उसके कुछ पार्ट्स मैंने आप पर ही दोबारा छोड़ दिए थे। और जो डिफ़िकल्टीज़ आपने एग्ज़ाम में की हुई थी, जो डेफिशिएंसीज थी आपकी एग्ज़ाम में, उनको जस्ट मैंने हाईलाइट किया था और उनको सॉल्व करके आपको बताया था कि किस तरह रेक्टेंगुलर लोड और यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनको कैसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है। और इससे पहले वाले मतलब सेशनल 2 से पहले भी मैंने आपको दो वीडियोस शेयर की थी जिसमें बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम का सलूशन भी दिया गया। उसमें उन डायग्राम्स को ड्रॉ करना भी बाकायदा सिखाया गया। तो इन सारे 3-4 लेक्चर्स से एट लीस्ट आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम बनाना आती होगी अब। ठीक है। अब एज ए डिज़ाइन इंजीनियर या एज ए मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बनाना किस कदर ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, इस पे मैंने छोटी सी अभी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इतना ज़्यादा जो हमने डिफ़िकल्टी बर्दाश्त की है वो किस वजह से की है। एज ए डिज़ाइन इंजीनियर वो कहाँ पर यूज़ होगी, कहाँ पर इन्वॉल्व होगी। अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि ये 2D बीम को हमने बनाया था और उसको सॉल्व करने की कोशिश की कि कहाँ पर बीम के किस पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है और इसी तरह बीम के किस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो आपने वो टेबल बना के भी देख लिए थे और उसको ड्रॉ करके भी ऑब्वियसली देख लिया होगा। ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यूज़ मतलब वो डायग्राम्स बन गई हैं। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। मतलब जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स की डायग्राम्स यहाँ पर होंगी। इसमें मौजूद होंगी इंशाल्लाह। तो मैं ओपन कर लूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम कोई भी एक, तो उससे हम आगे करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उन दो डायग्राम से किसी भी बीम को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये एक शेयर फोर्स डायग्राम उन्हीं इक्वेशन से जो आपने शेयर फोर्स की इक्वेशंस और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस बनाई उनसे आपने ये ड्रॉ कर ली शेयर फोर्स डायग्राम। उसी तरह इसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई गई थी, वो भी आपने मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको ये दोनों बनाना आ गई हैं। ठीक है। और आपने बना ली। अब इससे आगे हम बात करते हैं। देखें यहाँ पर जी ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके। अब यहाँ पर आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू वो 52.12 ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वैल्यू आ रही है। 52.12 ये मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू 52.12 है। ठीक है। और ठीक है, ये नीचे वाली 51.7 है और ये 52.12। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में
मैक्सिमम वैल्यू जो मोमेंट की है वो 52.12 पर है की है, और ये लोकेशन उसकी ये वाली है। ये फिट हम देख सकते हैं जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो हमें बीम की लोकेशन भी पता चल सकती है कि किस लोकेशन के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसी सिमिलरली हमें शेयर फोर्स की भी मैक्सिमम वैल्यू वो भी पता चल सकती है कि वो किस पॉइंट के ऊपर आ रही है। शेयर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू वो इस स्टार्टिंग बीम के लेफ्ट एंड पर 35.34 ये मैक्सिमम वैल्यू शेयर फोर्स की आ रही है। ठीक है, तो इन दो मैक्सिमम अब हमने ये देखना है कि बेंडिंग मोमेंट से नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आती है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास, मैं अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर भी गिवन है कि हमने फोर्थ चैप्टर बीम वाले चैप्टर में बकायदा ये पढ़ा था कि जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है बीम के अंदर वो बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय एस सेक्शन मॉडुलस, ये हमने फार्मूला पढ़ा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, और सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू जो होती है ये डिपेंड करती है उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे रेक्टेंगल के लिए 1/6 BH²। ठीक है, 1/6 BH² वो हमने लिखा था रेक्टेंगल के लिए। इसी तरह हॉलो रेक्टेंगल हो तो उसके लिए डिफरेंट हो जाता है, सर्कुलर अगर क्रॉस सेक्शन है उसके लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के डिफरेंट एस की वैल्यूज आएगी। ठीक है, ये आप हमें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके, हम उस पर बात नहीं करेंगे अभी। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बीम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम है उसको बनाने के बाद फर्दर हमने क्या करना है। फर्दर हमारा कंसर्न ये है कि इस पूरे के पूरे बीम के अंदर जिसका हमने एनालिसिस किया है डिफरेंट लोडिंग्स वगैरह लगाकर। ठीक है, डिफरेंट लोडिंग्स लेट्स सपोज कोई भी लगी थी। ठीक है, तो इन लोडिंग्स की वजह से इस बीम के अंदर ये बीम जो कि या तो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का हो सकता है या ये आई बीम हो सकता है। ठीक है, किसी भी आई बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस निकालना आपको आता होगा, क्योंकि ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में हमने ये कवर किया है। पहले भी किया था मोमेंट MMT1 में भी किया था, MMT1 के 2 के स्टार्ट में भी हमने ये डिस्कशन की थी। ठीक है, तो एस की वैल्यू किस तरह निकालनी है किसी भी रेक्टेंगल की, राउंड की, ठीक है, होलो रेक्टेंगल की या आई बीम की, वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद करेंगे। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल के लिए हमने 1/6 BH² ये एस की वैल्यू पुट करते रहे थे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर में जो बीम वाला बेंडिंग ऑफ बीम था उसमें हमने किया है। अब ये 5th चैप्टर था एनालिसिस ऑफ बीम, जिसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम की थी हमने। तो लेट्स सपोज ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है बेंडिंग मोमेंट की, वो अभी हमने बात की कि लेट्स सपोज वो 52 पॉइंट समथिंग है, ये वाली 52.12। ठीक है, तो यहाँ पर 52.12 इसकी वैल्यू है मैक्सिमम। ठीक है, और क्योंकि हमें ये पता है कि स्ट्रेस की वैल्यू डिपेंड कर रही है डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट पर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एस की वैल्यू पर। एस क्योंकि ये एक क्रॉस सेक्शन का कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इस वजह से वेरिएबल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और अगर ये सिग्मा एम नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पर अगर चेक की जाए तो उस पर अगर ये सेफ रेंज में है, हमारी अलाउबल से कम वैल्यू में है, तो ऑब्वियसली बाकी जितनी भी बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यूज होंगी
वो उनकी वजह से आने वाला स्ट्रेस वो कम ही होगा। हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये अलाउबल से कम है तो ऑब्वियसली बाकी सारी भी सेफ हैं, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम जो वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की उसकी वजह से स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली हम कह देंगे कि बीम सेफ लिमिट में नहीं है। लेट्स सपोज बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ये है और इसकी वजह से बेंडिंग जो स्ट्रेस है ना इसकी वैल्यू हमारे पास 100 मेगापास्कल आ रही है, और जबकि हमारे पास सिग्मा अलाउबल की जो वैल्यू थी जो कि जो बीम का मटेरियल है उसके लिए थी वो 120 मेगापास्कल थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंदर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है वो 100 मेगापास्कल है जो कि अलाउबल से कम है, इसलिए ये सेफ है, ठीक है, इसलिए ये सेफ है। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर दिया जाता है और साथ इसकी सेफ्टी पूछी जाती है और मटेरियल अगर मटेरियल की आपको अल्टीमेट वैल्यू दी जाती है जिसका बीम बना हुआ है तो आप उसकी अल्टीमेट वैल्यू को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके सिग्मा अलाउबल निकाल सकते हैं और फिर सिग्मा अलाउबल आपके पास आ जाएगी। तो उसके बाद आप इसके अंदर जनरेट होने वाली सिग्मा एम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू को वो फाइंड आउट करके सिग्मा अलाउबल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो और सिग्मा एम बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट सिग्मा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस किसी भी बीम का। अगर बीम रेक्टेंगल है, ठीक है, तो वो 1/6 BH² हो जाएगा। इसी तरह आई बीम है तो इसका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू देगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। तो इसको हम चेक कर सकते हैं आया कि बीम हमारा सेफ है या नहीं है। ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से ये सारा रिजल्ट हमें मिलेगा। एज ए डिजाइन इंजीनियर हम आगे रिकमेंड कर सकते हैं कि ये हमारा जो बीम है वो सेफ रेंज में है या नहीं, ठीक है। इससे फर्दर आगे हम बात करते हैं। लेट्स सपोज आवर एक्सट्रैक्टेड बेंडिंग स्ट्रेस वैल्यू is greater than allowable value is let's suppose 120 megapascal और हमारे पास जो अंदर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम की जो वैल्यू जनरेट हो रही है डेट इज 130 मेगापास्कल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये सेफ नहीं है, ऑब्वियसली यू विल कमेंट ऑन इट एज द बेंडिंग स्ट्रेस कमिंग फ्रॉम द बीम इज ग्रेटर देन the allowable value, that's why it is not in safe range. फिर अगला स्टेप क्या होता है, we have to recalculate the dimensions. लोड को तो नहीं हम चेंज कर सकते, लोड बीम के ऊपर जो लगना है वो लगना है। इस लोड के लिए ये बीम की जो गिवन डायमेंशंस हैं वो सेफ नहीं है, ठीक है। आपने डायमेंशंस दोबारा कैलकुलेट करनी है अब, ठीक है। एज ए डिजाइन इंजीनियर यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस, मतलब इस बीम की अगर रेक्टेंगल है तो बी और एच की वैल्यू, हाइट और इसकी बी वैल्यू, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमारा यही वाला रिलेशन हम यूज करेंगे, सिग्मा एम इज इक्वल टू सिग्मा एम मैक्सिमम इज इक्वल टू बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस वैल्यू। अब इस एस के अंदर ये वैल्यू हमने सेक्शन मॉडुलस की निकालनी है। हमें सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू अब हम 130 जो पहले आया था अब हम 130 नहीं पुट करेंगे, हम सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू सिग्मा अलाउबल के बराबर पुट करेंगे। जब भी कोई डायमेंशन निकालनी है तो उसमें वैल्यू अलाउबल वाली पुट करते हैं। हम एस की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय सिग्मा अलाउबल करेंगे, ठीक है। और एम मैक्सिमम बेंडिंग, तो एम मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे सिग्मा अलाउबल की वैल्यू भी हमारे पास 120 मेगापास्कल है, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं एस की निकल आएगी।
तो एस की लेट्स सपोज कोई वैल्यू हमने निकाली, एस इज इक्वल टू 1/6 BH²। ठीक है, यहाँ पर हम आपस में रेशो कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि H कितने टाइम्स हो B के। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि H जो है वो एट लीस्ट B के 2 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो 2B मिलेंगे तो एक H होगा, मतलब ये इस तरह रेक्टेंगल, परफेक्टली रेक्टेंगल हो कि एक स्क्वायर बॉक्स ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स नीचे। लेट्स सपोज हम ये लगाते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली 1/6, ठीक है, BH की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2B²। तो यहाँ से हमारी B की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, B की वैल्यू निकल आएगी तो H की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, तो हम यानी कि डायमेंशन अब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा बीम पहले सेफ नहीं था। ठीक है, 130 मेगापास्कल उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस अंदर जनरेट हो रही थी, जबकि अलाउबल 120 मेगापास्कल थी। तो हमने उसको रिकैलकुलेट किया, एस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा मैक्सिमम में अलाउबल की वैल्यू पुट कर दी और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दी, और हमने डायमेंशंस निकालने, जो कि एक नॉर्मल डिजाइन इंजीनियर जो भी होते हैं वो ये काम करते हैं। तो हमारी जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, जो हमने इतनी मुश्किल से बनाई थी, काफ़ी मेहनत करके, उसका मकसद बेसिकली आगे ये है कि किस क्रॉस सेक्शन के ऊपर किस लोकेशन में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू आ रही है, और वहां पर उस मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की वजह से मैक्सिमम कितनी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी, आया कि वो अलाउबल से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो इट इज़ सेफ, अगर ज़्यादा है देन यू हैव टू रिकैलकुलेट इन दिस वे। ठीक है, इन द सेम फैशन यू हैव टू फाइंड आउट डायमेंशंस। ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे अपने दूसरी डायग्राम, शीयर फोर्स डायग्राम की तरफ। ये देखें शीयर फोर्स डायग्राम, ये जो मैंने सॉल्व करवाई थी सेशनल 2 से पहले, इसमें जो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, ये बीम के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर 35.34 न्यूटन या जो भी इसकी कीप यूनिट था मेरे ख्याल से, ठीक है, किलो पाउंड्स। तो किलो पाउंड 35.34 किलो पाउंड्स है। ठीक है, तो अब इस लोकेशन के ऊपर शीयर फोर्स की वैल्यू 35.34 कीप है, तो हम इस मैक्सिमम फोर्स को बाकी बीम की जितनी भी लेंथ है इस पे भी शीयर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इससे काफ़ी कम है। कोई 14.6 है इस पोजीशन पे 4.66 है, यहाँ पर 15.34 है, और यहाँ पे फिर दोबारा वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो हो रही है। तो लेकिन बीम के लेफ्ट हैंड पे 35.34 है, तो शीयर फोर्स की वजह से बीम के अंदर जो शीयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो मैक्सिमम भी इसी लोकेशन पर होगी, क्योंकि यहाँ पर शीयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, हम इस मैक्सिमम शीयर फोर्स से पैदा होने वाली शीयर स्ट्रेस को वो चेक करेंगे, वो कितनी आ रही है। अगर वो सेफ हुई तो बीम की थ्रू आउट दी लेंथ बाकी वैल्यूज भी स्ट्रेसेस की, शीयर स्ट्रेसेस की वैल्यू वो भी सेफ होंगी, क्योंकि बीम की बाकी लेंथ पर फोर्सेस, शीयर फोर्सेस की वैल्यू कम है। ज्यादा की वजह से अगर सेफ है तो कम की वजह से ऑब्वियसली सेफ होगी। तो इसको कैसे चेक करते हैं, इस पे हम अभी इसको देखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक वीडियो है, YouTube का लिंक इसका मैं अपनी इसी वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो इसमें बेसिकली काफ़ी डिटेल से डिफाइन ये किया गया है कि एक बीम के अंदर कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रेसेस आती हैं, और मेनली कौन सी स्ट्रेसेस वो कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब डेंजरस जोन में या बीम की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी मैक्सिमम वो ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करती हैं, और किन किन स्ट्रेसेस को निगलेक्ट हम कर देते हैं। ये काफ़ी डिटेल से एक वीडियो है। ठीक है, इसको हम आपने देखना है, मैं बाकायदा लिंक इसका शेयर कर देता हूँ नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेसेस 3D एनिमेशन में काफ़ी इंशाल्लाह आपको ना अंडरस्टैंडिंग में मसला नहीं आएगा। तो इसमें फर्दर एक चीज़, ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, और मैं डायरेक्टली इस तरफ आता हूँ जी, शीयर स्ट्रेस की तरफ।
यहाँ पर ये फार्मूला डिफाइन किया जा रहा है कि शियर स्ट्रेस जो होती है वो VQ/IB है, ठीक है। B ये जो डायमेंशंस हैं, B ये इसकी विड्थ है, ठीक है। ये B इसकी ये जो विड्थ दी गई है, ब्रेथ भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये वो है बीम की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बीम का, किसी भी क्रॉस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है ये भी आपको आता है, ठीक है। और इसी तरह ये V शियर फोर्स, मतलब शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के लिए आपने शियर फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। और शियर फोर्स अभी जो हमने बात की थी कि ये हमारा बीम है, ये सॉरी कहाँ गई, ये ठीक है। इसमें 35.34 यहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू है। ये वैल्यू हम बेसिकली यहाँ पर पुट करेंगे शियर फोर्स में। और आगे ये Q क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। I ये बेसिकली एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। और Q फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ एरिया और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में शेयर की हुई हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको कैसे कंप्यूट करते हैं। इनकी कंप्यूटेशन मतलब फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया निकालने का वो दोबारा यहाँ पे बताया गया, ये फार्मूला आपको दोबारा शेयर कर दिया गया। तो इसमें वैल्यूज आपने पुट करते हुए इसकी डायमेंशंस की, ठीक है। तो आपने ये इसकी Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, B की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, V की वैल्यू आपने शियर फोर्स डायग्राम में मैक्सिमम वो देख लेनी है। और इसको जो इसका टॉ है उसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो शियर फोर्स से बेसिकली शियर स्ट्रेस की वैल्यू टॉ आपको मिलेगी। और वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू देन अगेन यू हैव टू कंपेयर विद गिवन अलाउबल शियर स्ट्रेस, ठीक है। बीम जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी अलाउबल शियर स्ट्रेस की कोई वैल्यू आपको गिवन होगी, उसके साथ आपने कंपेयर करनी है। अगर जो अलाउबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली आपको बीम का मटेरियल बताया गया होगा। और आपके पास क्योंकि एग्जाम में इंटरनेट होता है तो आप उस मटेरियल के अगेंस्ट अल्टीमेट की वैल्यू देखें, ठीक है। उस मटेरियल की अल्टीमेट वैल्यू क्या है और उस अल्टीमेट वैल्यू को बीम की फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि एज ए डिजाइन इंजीनियर आपने खुद सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप रैंडमली कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन वो रैंडमली जो भी चूज करेंगे उसकी जस्टिफिकेशन आपने देनी है कि इतनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने क्यों चूज की है, ठीक है। उसमें कितने डेंजरस पैरामीटर्स इन्वॉल्व थे और उसमें क्या क्या सिनेरियो था और आपने 2 की है, 3 की है, 5 की है, 10 की है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने खुद डिसाइड करनी और उसकी जस्टिफिकेशन भी आपने खुद देनी, क्योंकि डिजाइन इंजीनियर से बेहतर कोई नहीं जानता कि कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। तो अल्टीमेट वैल्यू आपको टॉ अल्टीमेट वो इंटरनेट से मिल जाएगी अगर मैं सिर्फ बीम का सिर्फ मटेरियल बताता हूँ, ठीक है। तो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप उस पे लगने वाली फोर्सेस की नेचर को देखते हुए खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास शियर स्ट्रेस अलाउबल आ जाएगी, ठीक है। और ये अलाउबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू को आप इस फार्मूले से, ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर ये किया है, टॉ की वैल्यू, ठीक है, टॉ VQ/IB, यहाँ से जो शियर स्ट्रेस निकलेगी शियर फोर्सेस की वैल्यू को पुट करते हुए Q, I और B की वैल्यूज को, यहाँ से जो टॉ की वैल्यू शियर स्ट्रेस की निकलेगी उसको आपने अलाउबल के साथ कंपेयर करना है। अगर तो वो अलाउबल शियर स्ट्रेस से कम हुई तो ऑब्वियसली योर बीम इज सेफ इन शीयरिंग फिनोमिना, और अगर वो ज्यादा है देन यू अगेन हैव टू कंप्यूट फॉर द डायमेंशंस। तो आप कहेंगे कि क्योंकि ये शियर स्ट्रेस, आने वाली शियर स्ट्रेस ये जो फार्मूला भी हमने ये शेयर किया था, इस फार्मूला से आने वाली शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्योंकि वो ज्यादा है, इस वजह से हमें डायमेंशन दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने का यही तरीका है जैसा कि हमने नॉर्मल वाली का किया था, ठीक है। तो मतलब इधर मैं पीछे लेके आता हूँ और आपको ना
दोबारा पूरी इक्वेशन दोबारा बताते हैं। ओके, ये देखें यहाँ पर जो फाइनल समरी बनी है v/2i, ठीक है, h² माइनस y²। यहाँ पर हमारे पास हाइट और इसकी b वैल्यू, ठीक है, ये दो इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो h² और y² और इसी तरह i के अंदर भी इस तरह की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो आपने ये करना है कि ये वाली वैल्यूज जो हैं तो हमारे पास ये बेसिकली फार्मूला मौजूद है कि टॉ इज इक्वल टू v/q/ib। इसमें इसको हमने ये करना है कि v एज इट इज, q की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है। q की वैल्यू जो है वो ये है b/2 h²/4 और इसी तरह i और फिर b, ठीक है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि b की वैल्यू ठीक है, हमारा जो बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसमें b की वैल्यू हमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ y की जो वैल्यू है, ठीक है, या h की जो वैल्यू है उसको हमने चेंज करना है, ठीक है, या लेट्स सपोज y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। तो हम y की वैल्यू को अननोन रखते हैं, y की वैल्यू उसको अननोन रखेंगे, और ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जितनी भी बाकी वैल्यूज़ हैं, i के अंदर भी कोई वैल्यू आएगी y की, ठीक है, उनको भी आप यहाँ पर लिखें और इस इक्वेशन को बाकायदा हम वो करें y की फॉर्म में, मतलब जहाँ जहाँ पर y है उसको सेपरेट करके एक तरह का y ले आएँ, ठीक है, मतलब y³ हो जाएगा या y वटएवर y की कोई ना कोई वैल्यू एक बन जाएगी, y की फॉर्म में हम उसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने टॉ की जगह, अब शियर स्ट्रेस की जगह टॉ अलाउबल पुट करना है, ठीक है, और v शियर फोर्स जो मैक्सिमम आ रही है वो वाली, जो शियर फोर्स डायग्राम वहाँ से ये वैल्यू भी हमें पता है, ये भी पता है। यहाँ पर टॉ अलाउबल लेट्स सपोज वो 80 मेगापास्कल है, ठीक है, अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके जो आपने निकाला है, ठीक है, ये वाली। तो इसी तरह v की वैल्यू आपको शियर फोर्स डायग्राम से मिल जाएगी, ठीक है, और q को आपने इस फॉर्म में सबको लिख लिया, वन से b को और i को एक फॉर्म में बना लिया। लेट्स सपोज ये सारी की सारी जो है वो आपने b और y की फॉर्म में बना लिया। b की वैल्यू भी आपने कहा कि लेट्स सपोज ये आपको एक्सेप्टेबल है, ठीक है, b की वैल्यू भी फिक्स हो गई, और y लेट्स सपोज उसकी वैल्यू 5 है। तो यहाँ से फिर आप इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, सिंप्लीफाई कर, यानी कि y के लिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो अंदर जनरेट होने वाली शियर स्ट्रेस की वैल्यू अलाउबल से कम है तो सेफ है, अदरवाइज आपको दोबारा वो y की वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू या जो भी आप एक आध डायमेंशन अननोन रखें उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को फाइंड आउट करना आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा, वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप एक को वो रख लें नॉन और एक को अननोन रख लें, या रेक्टेंगल जब भी करना है आप ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन की आपस में 2:1 की रेशो रख लें, जैसा कि इधर किया था, ठीक है। तो h = 2 भी कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा वैल्यू पुट करना, और एक वैल्यू फाइंड आउट आपका के लिए करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ना अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाई गई थी। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हमने ये चीज़ें करनी होती हैं कि
की में आने वाली मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट। जैसे ये सैंपल प्रॉब्लम 5.1 है, ये आप लोगों ने किया, ठीक है। अब इसमें बीम मैक्सिमम जो स्ट्रेस है उसको भी तो फाइंड आउट करना है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस को ये MB डिवाइडेड बाय S कर दिया, और S क्योंकि रेक्टेंगुलर था 1/6 BS², ठीक है। इसी तरह इसमें भी दिया गया 5.2 में, ठीक है, 5.2 में दिया गया। S की वैल्यू वो आई बीम की थी, इसने डायरेक्टली पुट कर दी, थोड़ा सा कम्प्लेक्स था इसके लिए अभी यहाँ पे करना, तो वो आप लोग खुद पुट कर लेंगे। अलबत्ता डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस की डिफरेंट जो S की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उनको देखा जा सकता है इजीली। ये आप अपेंडिक्स 6 जो है ना, इसको विजिट करें, इसी बुक का अपेंडिक्स 6, उसमें आप देखें कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के अगेंस्ट S की वैल्यूज गिवन हैं, ठीक है, बाकायदा दी गई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो S की वैल्यूज लेकिन आपने खुद भी कैलकुलेट करनी है, अगर आप वो नहीं आपको वैल्यू कहीं से मिलती तो प्रोसीड करना है। तो मतलब अभी तक का जो लेक्चर था इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उससे किस तरह नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आपने निकालनी है, और कैसे अलाउबर के साथ कंपेयर करके उसकी सेफ्टी चेक करनी है या डायमेंशंस रिकैलकुलेट करनी है। इसी तरह जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स के लेते हुए आपने किस तरह शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है और उसको अलाउबल के साथ कंपेयर करके देखना है कि वो ज्यादा या कम है। ज्यादा तो ठीक है, कम है तो हाउ यू हैव टू कंप्यूट फॉर द डायमेंशंस, ठीक है, कि वो कैसे वो डायमेंशंस होंगी, इतनी रखें कि उसमें अंदर आने वाली शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम वो अलाउबल तक जाए, उससे ज्यादा ना जाए। बेस्ट ऑफ लक।